नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये शेर आगे बढ़ाते हुए, इस शेर को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आमिर मलिक सैफ़ी लगातार मुकाम हासिल कर रहे हैं। उनकी अहमियत क्या है, उनकी शख्सियत क्या है, तमाम चीज़ों को हम बताएंगे और उनसे रूबरू करवाएंगे। उन्होंने बेहद कम उम्र में बरेली में एक ख़ास मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपनी शुरुआती जो पढ़ाई थी 2007 में उन्होंने BDS मुंबई से शुरुआत की, पढ़ाई की और 2012 में जो मुकम्मल हुई और उसके बाद ये तैयारी करने के लिए वो जो है बेंगलोर चले गए और वहाँ से उन्होंने MDS किया, क्योंकि मंजिलें कुछ और थी और एक ऐसा मुकाम हासिल करना था जिससे बरेली के अवाम की खिदमत हो सकती थी। यही तमन्ना और यही ख्वाब लेकर वो आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने जो है अहमदाबाद से फेलोशिप की कैंसर में, जो ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, उसमें उन्होंने एक्सपर्ट हैं और उसकी तमाम चीज़ें वो देखते हैं। क्योंकि ओरल कैंसर को अगर हम मोटी तौर पर देखें, जो आम लोगों में जो सोच है, भ्रांति है, वो यही सोचते हैं कि महज एक या दो तरह का है, लेकिन होता कई तरह का है। उन तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। जब हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में 69%, 29 से 69% जो कैंसर है वो तंबाकू का होता है, उसमें ओरल कैंसर आता है। और महिलाओं में ये भले ही कम होता है लेकिन पुरुष में बड़ी संख्या में होता है। उसमें उसको इलाज करने में जो बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, कम वक्त में जिन्होंने मुकाम हासिल किया, जिनको महज 4 महीने अभी गिलेन अस्पताल में हुए हैं, वहाँ पर तमाम इलाज करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरह से जो है उसके रिज़ल्ट भी वो हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी क्लिनिक भी चलाते हैं। उम्र कम है लेकिन जो इंसानी जज्बा है वो बहुत बड़ा है। डॉक्टर आमिर मलिक सैफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ओरल कैंसर में नई कीर्तिमान हासिल किए हैं और बरेली के जो मरीज़ हैं उनके लिए वो वरदान की तरह काम कर रहे हैं। बरेली के मरीज़ों के लिए सबसे मुश्किल बातें हो जाती है कि वो दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को आसान करते हुए आमिर मलिक सैफ़ी जो मुंह का कैंसर जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होता है उसमें ज़बरदस्त तरह से इलाज कर रहे हैं और अच्छे रिज़ल्ट भी हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद सादा मिजाज इंसान हैं और बेहद सादगी से तमाम अपनी बात रखते हैं। और अहम बात यह है कि जो खिदमत का और जो इंसानी जज्बा है वो उनके अंदर बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हम उनके पास यहाँ मौजूद हैं। उनके जो एक्सपीरियंस है उसको जानने की कोशिश करेंगे। कैंसर के, मुंह के कैंसर किस तरह के होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे ताकि जो बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो आवाम है वहाँ तक जो है हमारा मैसेज पहुँचे और लोगों को जो है फ़ायदा हो सकें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर मलिक सैफ़ी साहब। मैंने अपनी ज़ुबान से आपका तमाम तारुफ देने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता है कि ये तारुफ आपकी जो शख्सियत है उसके मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसलिए कि आप अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन अपनी ही ज़ुबान से दें ताकि और लोगों को जो है जानकारी मिल सके। मैं डॉक्टर आमिर मलिक सैफ़ी हूँ। मैंने 2007 से 2012 के बीच में BDS किया था मुंबई शहर से। मुंबई में नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज है जो कि इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट डेंटल कॉलेज है, वहाँ से BDS किया। BDS की पढ़ाई करने के बाद मुझे MDS करना था मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, तो जिसके लिए मैंने तैयारी की और 2014 से 2017 के बीच में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेंगलोर में, जो कि विक्टोरिया हॉस्पिटल में स्थित है बेंगलोर के अंदर, वहाँ से मैंने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MDS किया। उसके बाद मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में PG के दौरान मुझे एक्सपोजर मिला मुंह के कैंसर में, जिसमें मेरी रुचि हुई और मुझे लगा कि मुझे ओरल कैंसर में भी आगे बढ़कर काम करना है और लोगों की सेवा करनी है। ये इसलिए आया बिकॉज़ मैंने देखा कि अपने इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो ओरल कैंसर की ही है और ये एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। प्रिवेंटेबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये तंबाकू और गुटखा के सेवन से होती है और अगर ये सेवन कम किया जाएगा तो शायद हम इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसमें रुचि होने की वजह से किदवई कैंसर इंस्टीट्यूट है बेंगलोर के अंदर, वहाँ पर मैंने पहले ट्रेनिंग ली, थोड़ी सी ऑब्जर्वरशिप की 2017 से 2018 तक और उसके बाद हमारी एसोसिएशन ऑफ ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है फेलोशिप के लिए, उसके एग्ज़ाम के थ्रू मैंने शंकुस मेडिसिटी हॉस्पिटल है अहमदाबाद में,
वहाँ पे दाखिला लिया और वहाँ से 2 साल का ओरल ऑन्को सर्जरी में फेलोशिप किया। आपने तमाम जो है जिक्र किया कैंसर का, पूरा मुंह के कैंसर का। देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा आज भी जागरूक नहीं है, ख़ासतौर से कैंसर को लेकर। और जब कैंसर का ख्याल हमारे जहन में पहला आता है कि भाई फलाने शख्स को मुंह का कैंसर है, तो एक बड़ा भयभीत हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि कैंसर मुंह का जो होता है उसके जो बहुत ही बेसिक लक्षण हैं, हम उसके बारे में बताइए, और फिर कौन कौन से मुंह के कैंसर होते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, मुंह में कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि जीभ का कैंसर, तालू का कैंसर, जबड़े का कैंसर, गाल का कैंसर, होंठ का कैंसर। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा कॉमन लक्षण है वो है या तो किसी प्रकार की गांठ या फिर एक अल्सर। ये अल्सर, कोई भी मुंह के अंदर का अल्सर अगर 15 से 20 दिन में ठीक नहीं होता, उसका साइज़ कम नहीं होता, बढ़ता जाता है, या नई गांठ उसके अल्सर के साथ गले के अंदर निकलती है, तो हमें कैंसर के बारे में सोचना चाहिए और एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए कि वो कहीं कैंसर तो नहीं। अगर कोई छाला है जो ठीक हो रहा है और उसके बाद वापस आ रहा है, उसके कैंसर के होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि कैंसर ठीक नहीं होता जब तक इलाज ना कराया जाए। तो कोई भी बीमारी है, कोई भी छाला है किसी भी प्रकार का मुंह के अंदर, वो ठीक नहीं हो रहा, तो हमें 15 से 20 दिन के अंदर तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। मेरा जो सवाल है सबसे अहम, देखिए कैंसर के बारे में कैसे पता चलेगा लोगों को, और जो बायोप्सी का जिक्र होता है, लोगों में बड़ी गलतफहमी है कि भाई एक टुकड़ा जो है निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो है वो फैल जाता है। बायोप्सी के अलावा और कौन कौन सी जांचें जिससे जो है बेहतर जो है हमें जानकारी मिल सके, क्योंकि जानकारी पे ही आपका पूरा इलाज डिपेंड है, सर्जरी डिपेंड है, उसके बारे में ज़रा। देखिए, अगर हम जांच की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बायोप्सी जांच होती है, जिसके अंदर हम गांठ में से या फिर जो अल्सर है उसके अंदर से एक टुकड़ा लेते हैं और उसकी पैथोलॉजी के द्वारा जांच होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से प्रकार का कैंसर है। अगर बायोप्सी को छोड़ दें तो उसके अलावा सीटी स्कैन या पेट स्कैन भी कराना पड़ता है या एमआरआई कराना पड़ता है, ये जानने के लिए कि बीमारी किन किन भागों तक फैली हुई है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बीमारी वहीं तक है, मुंह तक ही सीमित है या गले तक सीमित है, तो उसका इलाज आसानी से हो सकता है। अगर बीमारी शरीर के दूसरे भागों में फैल गई है तो इलाज होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इलाज उसमें भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो मेन इलाज है वो सर्जरी होता है मुंह के कैंसर में, जो कि शायद संभव नहीं रहता अगर बीमारी दूसरे भागों में फैल गई है तो। थोड़ा सा हम चीज़ को आगे बढ़ाएं। मैं केवल एक टॉपिक पे आता हूँ, जीभ के कैंसर पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसकी जांच का क्या पूरा एक तरीका रहता है, और जो इलाज करते हैं आप, सर्जरी जो करते हैं उसमें कहाँ से हिस्सा लेते हैं, कैसे सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि गलतफहमी वहाँ पर भी है। मैं चाहता हूँ उस पर ज़रूर रोशनी। देखिए, कोई भी पेशेंट अगर जीभ की बीमारी लेके आता है हमारे पास, जीभ में कोई गांठ रहती है या अल्सर रहता है, तो सबसे पहली जांच जो है वो बायोप्सी और सीटी स्कैन या एमआरआई कराना पड़ता है। बायोप्सी से हमें जब एक बार साबित हो जाता है कि ये कैंसर ही है, उसके बाद हमें सर्जरी करनी रहती है। जीभ की या मुंह की किसी भी प्रकार की कैंसर में जो सबसे पहली इलाज के बारे में अगर आता है तो वो होती है सर्जरी। तो हमें सबसे पहले सर्जरी करनी होती है और फाइनल स्टेजिंग आती है सर्जरी के बाद। जो हम टुकड़ा निकालते हैं उसके फाइनल स्टेजिंग के आधार पे हमें आगे डिसाइड करना रहता है कि या तो सिकाई या फिर कीमोथेरेपी के साथ साथ सिकाई क्या करना है, वो फाइनल स्टेजिंग के बाद पता चलता है। तो किसी भी प्रकार का मुंह के अंदर अगर कैंसर है तो जब सर्जरी करते हैं तो उसके 3 भाग रहते हैं। नंबर 1, जो जहाँ पे बीमारी है वो भाग निकालना रहता है। इसके अलावा जो बीमारी होती है वो सबसे पहले गले में फैलती है, तो जो गले की गांठें होती हैं हमें वो भी निकालनी ज़रूरी होती है। जो तीसरा भाग रहता है वो ये रहता है कि जब हमने निकाल दी कोई बीमारी तो उसके बाद उसको प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा वापस बनाना भी पड़ता है। तो तीसरा भाग जो रहता है वो प्लास्टिक सर्जरी रहता है। तो ये 3 भाग करने के बाद हम ये कहते हैं कि हमारी सर्जरी पूरी हुई। सर्जरी के बाद फाइनल जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे फिर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी जो कि सिकाई होती है, सिकाई की ज़रूरत है या नहीं। एक बहुत अहम सवाल है मेरा आपसे। देखिए, सर्जरी मुंह की हुई, क्योंकि मुंह का काम जो है पानी है,
खाना है, तमाम चीज़ें जो इंसानी ज़रूरतें हैं जिससे वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है, उस पर ही अगर कैंसर हो गया और उसकी आपने सर्जरी कर दी, तो फिर कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि भाई कैसे खाएंगे, कैसे पानी पिएंगे, तो उसकी क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और किस तरह से पूरी सर्जरी होती है, किस तरह के रिजल्ट आते हैं? देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इवन जो बहुत आगे की स्टेज के कैंसर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से निकाला जा सकता है। कंपार्टमेंटल रिसेक्शन टेक्निक्स हैं जो डेवलप की गई हैं, जिनकी मदद से हम, अगर बीमारी पूरी जीभ में भी है या बीमारी काफ़ी पीछे तक दिमाग के निचले हिस्से में भी है, उनको भी हम सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं और उनके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक पहले से अगर हम कंपेयर करें तो बेटर है। तो उनको निकालने के बाद अगर प्रॉपर प्लास्टिक सर्जरी की गई है और बातचीत करने में, जैसे अगर हम पूरी जीभ निकालते हैं तो बात करने में, खाना खाने में शुरुआती दौर में हो सकता है थोड़ी तकलीफ आए, लेकिन उसके लिए हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। स्पीच थेरेपी, स्वेलोइंग थेरेपी देते हैं, जिसकी मदद से पेशेंट पहले जैसा खा पी भी सकता है और बात भी कर सकता है। सर्जरी हो गई मरीज़ की और उसके बाद ये पूरा जो अगर पीरियड है 2 साल 3 साल, ये तो पूरा जो पीरियड होता है एक मरीज़ के लिए, अगर हम उसको कोई मैसेज देना चाहें, आप अपने ज़रिए से जो भी चाहें बताना, क्योंकि एक सर्जरी हो गई एक पार्ट है, उसके बाद 2 पार्ट और होते हैं, उसके बाद पूरा 2 साल जो बहुत अहम होते हैं ताकि आगे जो है ट्यूमर ना फैले, तो उसको लेकर किस तरह की कोई जानकारी हो? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कैंसर का हमने इलाज ख़त्म करा लिया और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास नहीं गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कैंसर के वापस आने की जो संभावना होती है वो पहले 2 साल में सबसे ज़्यादा होती है। तो जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशंस हैं वो ये कहती हैं कि हमको पहले साल में हर महीने डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, दूसरे साल में हर 3 महीने, 3 से 6 महीने पे विज़िट करना चाहिए, 2 साल के बाद 6 से 1 साल पे विज़िट करना चाहिए। एक बार कैंसर हुआ है तो दूसरी बार कैंसर होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो आपको हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप डॉक्टर के संपर्क में बने रहेंगे और अगर ऊपर वाले ने ना चाहा, ऊपर वाले की अगर हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं रही और किसी भी कारणवश अगर दोबारा बीमारी आती है, तो उसको हम वापस शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं और शुरुआती स्टेज में पकड़ लेते हैं अगर हम दूसरी बार बीमारी को, तो उसका इलाज हम सही तरह से कर सकते हैं और इलाज सही तरह से कर सकते हैं तो पेशेंट के ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एक इसी से जुड़ा सवाल है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही, कैंसर पर बड़े शोध हो रहे हैं, बड़ी तमाम चीज़ें, सर्जरी में भी नए नए तरक्की और नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है और टेक्नोलॉजी किस तरह की आ सकती है मुंह के कैंसर पर? देखिए, मुंह के कैंसर के लिए जो टेक्नोलॉजी आ सकती है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो रोबोटिक सर्जरीज होती हैं जो आ सकती हैं, लेकिन वो अभी कुछ ही शहरों में अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो जो नई टेक्निक्स हैं वो कंपार्टमेंटल रिसेक्शन टेक्निक्स हैं जो नई डेवलप हुई हैं, जो एकदम एडवांस्ड केसेस होते हैं, जो पहले नहीं होती थी सर्जरी। जैसे मैंने जीभ का आपको अभी उदाहरण दिया था, इसके पहले पूरा जीभ पहले कीमो के लिए चला जाता था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सर्जरी संभव होती है उसकी कंपार्टमेंटल रिसेक्शन टेक्निक के द्वारा, और अगर दिमाग के निचले हिस्से में भी बीमारी चली गई है गाल की, तो वो भी कंपार्टमेंटल रिसेक्शन टेक्निक के द्वारा उसको बीमारी को निकाला जा सकता है। और इन सब टेक्निक्स के द्वारा कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि हम लोग पेशेंट के जीवन में काफ़ी हद तक सुधार ला सकते हैं। हमने तमाम विषयों पर बात की, कैंसर को लेकर तमाम बातों को समेटने की कोशिश की। हम दूसरे जब विषय पर अब आगे बढ़ेंगे, कुछ आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़े होगा, लेकिन मैं इससे पहले ये चाहता हूँ अगर कोई और चीज़ आप इजाफा करना चाहें उनके कैंसर को लेकर, और ताकि और लोगों में जो है जागरूकता पैदा हो सके, मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी डालें। देखिए, सबसे ज़्यादा कैंसर में जो ज़रूरी है वो ये है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको बीमारी को पकड़ना है और उसका सही जगह पे जाकर इलाज कराना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर शुरुआती स्टेजेस में हम बीमारी को पकड़ लेते हैं तो जितना जल्दी बीमारी पता चलेगी, जितना जल्दी इलाज होगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा सर्वाइवल मिलेगा। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है अर्ली डायग्नोसिस, और उसके अलावा जो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, लॉन्ग फॉलोअप। अगर आपने इलाज करा लिया और आप घर पे आ गए, बैठ गए, डॉक्टर के पास आप फॉलोअप के लिए नहीं गए, तो कहीं ना कहीं
आपके लिए खतरनाक बात साबित हो सकती है। वो इसलिए, एक बार किसी को कैंसर हुआ है तो ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, बट ऐसा देखा गया है कि इवन 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद भी दूसरी बार कैंसर हो सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म फॉलोअप है, पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं रेगुलरली दिखाने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जल्दी ही हम बीमारी को पकड़ लेते हैं और उसका जल्दी इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि मैंने एकदम शुरुआत में बोला था, वो ये था कि जो ओरल कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है। ओरल कैंसर क्यों हो रहा है? ओरल कैंसर हो रहा है, ज़्यादातर ओरल कैंसर होता है तंबाकू के सेवन से। तो अगर हम तंबाकू का सेवन कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें तो इनको काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बीमारी को आने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। तो तंबाकू का सेवन हम लोगों को जितना हो सके अपने घर में भी देखना चाहिए, या हमें हमारे आस पड़ोस में अगर कोई सेवन कर रहा है तो उनको भी जागरूक करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उससे ओरल कैंसर हो सकता है और हमको उसको रोकना चाहिए। आपने तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। कैंसर की आप सर्जरी करते हैं, ज़िंदगी, क्योंकि आप भी इंसान हैं, स्ट्रेस होता होगा, कई बार और चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी जो उम्र है उस लिहाज से लगता है कि और चीज़ों पर भी आपका पूरा ध्यान रहता हो अपने मनोरंजन के लिए, क्योंकि वो भी ज़िंदगी का एक पार्ट है। और कैंसर का जहाँ आप इलाज कर रहे हैं तो वहाँ तो बड़े गंभीर केसेस आते हैं। अपने मनोरंजन के लिए डॉक्टर आमिर साहब क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी डालें। मनोरंजन के लिए देखिए, मैं इवनिंग में, मॉर्निंग में तो नहीं, बट हाँ इवनिंग में 1 घंटा वॉक ज़रूर करता हूँ। टाइम मिलता है तो जिम ज़रूर जाता हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत मूवीज़ और म्यूज़िक का शौकीन हूँ, वो करता हूँ। एंड मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन पावर ही रहती है, ऊपर वाले को मैं याद भी करता हूँ और मुझे लगता है हम लोग सिर्फ एक ज़रिया हैं, बाकी ठीक होना ना होना ऊपर वाला। मुझे एक चीज़ और आपसे बात करके महसूस हुई कि आपकी जो भाषा शैली, ज़ुबान, वो भी बहुत अच्छी है और इस वजह से मुझे लगता है कि मेरी जॉब पर भी कुछ खतरा होगा। लेकिन मैं अब थोड़ा सा आखिरी मौजू पे आता हूँ। कोरोना का दौर धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, 14-15 हज़ार केस आ रहे हैं, वैक्सीन भी आ गई है, आपने भी वैक्सीन लगाई। मैं चाहता हूँ उसका जो तजुर्बा है, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले आप लोगों को लगी और फिर धीरे धीरे और बुज़ुर्गों में, फिर तमाम लोगों को लग रही है। चाहता हूँ एक मैसेज दें ताकि लोगों में जो भ्रांति है, गलतफहमी है, वो दूर हो सके। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है वो सफलतापूर्वक सभी को फॉलो करना है। मास्क जो बोला गया है वो पहनना चाहिए, हालांकि अभी मैं नहीं पहना हूँ बिकॉज मैंने वैक्सीनेशन ले लिया है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क हमेशा पहनना है और जो 2 गज की दूरी बोला गया है वो हमें फॉलो करना है। लोगों को भ्रम है कि वैक्सीन की वजह से थोड़ा सा बीमारियां और फैल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन से जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बुखार आना, कपकपी छूटना, वो एकदम नॉर्मल बात है। कोई भी वैक्सीन आप लगाएंगे तो वो नॉर्मली होता है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। एक बार आप लगा लेंगे वैक्सीन, उसके बाद भी हमको मास्क पहनना है और जो 2 गज दूरी हमें बना के रखनी है वो फॉलो करना है। आखिरी बस चाहता हूँ आप एक मैसेज दें जिनको कैंसर हो गया है या और चीज़ से लड़ रहे हैं, कैंसर से लड़ रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत पैदा हो, जज्बा पैदा हो ताकि वो इलाज करा सकें, उनके लिए एक मैसेज रखें। मैं सबसे पहले जो मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि एक लाइन में बोला जाए तो कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर का इलाज संभव है, कैंसर ठीक भी हो जाता है, मरीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी नॉर्मली भी बिताते हैं कैंसर होने के बाद भी, अगर उसका समय से इलाज किया जाए। समय से इलाज तभी हो सकता है जब हमारे समाज के अंदर उसके लिए जागरूकता हो। जो लोग हैं जिनको कैंसर हो गया है वो समय से इलाज लें, उससे डरे नहीं, समय से इलाज लेंगे तो कैंसर लाइलाज नहीं। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ कैंसर अस्पताल में आया हूँ और विष्णु भुलानी से मेरे गाल में कैंसर था और डॉक्टर विष्णु भुलानी और आमिर सर ने हमको गाड़ी सर्जरी के लिए यहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। आमिर सर ने वो 18 तारीख को हुआ, 18 जनवरी को। उसके बाद मैं सैनिक हूँ, हम मेरे डॉक्टर के सब कर रहे हैं
और मैं अपने खाना वाना खाने लगा हूँ। मैं अच्छा हूँ। डॉक्टर आमिर मलिक सैफी साहब ने बताया, यकीनन वक्त के साथ साथ वो बरेली में नए कीर्तिमान ओरल कैंसर के, मुंह के कैंसर के स्थापित कर रहे हैं, उसकी लाइलाज बीमारी को इलाज में तब्दील कर रहे हैं। यकीनन उनका अभी वक्त बरेली में महज 4 से 5 महीने का गुजरा है, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है और उनकी मौजूदगी बरेली के लिए और बरेली वासियों के लिए और ख़ास तौर से जो मुंह का कैंसर है उनके लिए यकीनन बहुत काबिल तारीफ़ है। और जो परेशान हाल और जो सफ़र करके दिल्ली और मुंबई जाते हैं उनके लिए बरेली में उन आमिर साहब की, जो डॉक्टर आमिर साहब हैं, उनकी जो कोशिश है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और काबिल फ़ख्र भी है। बरेली में जब हम बात करते हैं तो लखनऊ और दिल्ली के दरमियान जो सबसे बड़ा शहर है वो बरेली है। उसमें कैंसर के मरीजों के लिए वो एक फरिश्ते की तरह लगातार मुकाम हासिल कर रहे हैं। बेहद सादा पसंद इंसान हैं, शाइस्तगी भी इख्तियार करते हैं और तमाम चीज़ों को हमें उन्होंने बताया। उन्होंने ऐसी क्योंकि मुंह के कैंसर के बारे में हम जब सोचते हैं तो 3-4 तरह का ही सोचते हैं और इलाज के नाम पर हम डर जाते हैं। उसको एक एक पॉइंट को बेहद खूबसूरत लबो लहजे में हमें बताया। यकीनन उनका जो तजुर्बा है वो पूरे बरेली वासियों के लिए काबिल तारीफ़ है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।